Hello everyone. We were studying cells, the fundamental unit of life, which serves as a building blocks for all living organisms. Now we will examine some key cellular components such as nucleus, cytoplasm, mitochondria and ribosome in this part of the chapter. Okay. We have read about nucleus. Now we will start cytoplasm. When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब हम अनियन पील के टेम्परेरी माउंट को देखते हैं या फिर ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत बड़ा रीजन सेल का वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन और ये बहुत कम स्टेन लेता है, ज़्यादा कलर इसमें चढ़ता नहीं है. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है और ये इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं जो कि कुछ ना कुछ खास काम करते हैं सेल के लिए. Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, उसी तरीके से उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और जितने भी उनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. अब जो मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमें वायरसेस को देख के समझ में आ जाती है कि वायरस जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं जब तक कि वो किसी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट ना कर दें. जब तक वो वायरस नॉन लिविंग ही होता है. उसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कब आता है, जब वो किसी को इन्फेक्ट करता है और उसकी सेल मशीनरी को यूज करता है मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कितनी जरूरी हैं. वायरसेस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है. सेल ऑर्गेनल्स. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from external environment. जितने भी सेल हैं वो अपने लिए एक अपने आसपास एक खोल रखती हैं, कवर रखती हैं जिससे कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रहें. Large and complex cells including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. जो बड़ी और जो बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनको कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं अपने आप को, अपने फंक्शन को और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए. टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विद इन देमसेल्व्स. और ये अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए जितनी भी सेल्स होती हैं वो उनके अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. ये जो फीचर है ये यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक से अलग रखता है. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. We have talked about the nucleus in previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. तो हमने पहले पार्ट में, इससे पहले वाले में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था. अब हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो काम होते हैं सेल्स के अंदर वो करते हैं ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी. तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubules or round
और ऑब्लोंग बैग्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है, उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं जो कि लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है इसकी मेम्ब्रेन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के ईआर होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। RER look rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो RER होता है वो माइक्रोस्कोप में रफ दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के जगह होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need। और ये जो प्रोटीन बना हुआ होता है ये सेल के अंदर जहाँ पे भी उसको जरूरत होती है प्रोटीन की वहां पर पहुंचा दिया जाता है यूजिंग द ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसके जरिए से वो प्रोटीन अपनी जगह पर पहुंच जाता है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है और लिपिड्स important फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ दूसरे प्रोटीन और लिपिड हैं जो कि एंजाइम या हार्मोन की जैसे एक्ट करते हैं। Although ER varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। देखने में ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्क बना के रखती है, एक पूरा जाल बना हुआ होता है इसका। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड होता है ऐसे। This one function of ER is to serve as channel for transport of materials between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो एक काम तो क्या है ER का कि जितने भी मटेरियल्स सेल के अंदर बन रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचाना या साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस में पहुंचाना, ये है एक तो ट्रांसपोर्ट का काम। ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of biochemical activities of the cell। और ये एक सरफेस, एक सतह प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जितने भी सेल के अंदर के बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब होती हैं उसकी सतह पे। इन द लीवर सेल of group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। लीवर सेल के अंदर जो ये होती है SER वो उसको सेल को डिटॉक्सिफाई, मतलब जितने भी खतरनाक चीजें जितनी भी हानिकारक चीजें उसको सेल से बाहर निकालने का काम SER करती है लीवर सेल के अंदर। तो यहाँ पे एक प्लांट सेल की पिक्चर भी दे रखी है। प्लांट सेल में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus। Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs, arranged approximately parallel to each other in stacks called cistern। Golgi apparatus membrane-bound vesicles होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जमी भी रहती हैं, ठीक है, और सिस्टर्न बनाती हैं। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। ये जो है गोल्जी बॉडी ये जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा होती है ये। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। जो गोल्जी apparatus है वो क्या करता है, ER में जो कुछ भी बन रहा है उसको पैक करता है और फिर पैकिंग के बाद उसको डिस्पैच कर देता है उस टारगेट तक जहां तक भी उसको सामान पहुंचाना है। तो ये काम करता है गोल्जी apparatus। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज
मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, इसका काम है स्टोरेज, यानी अपने अंदर स्टोर करके रखना सामान को, कुछ मॉडिफाई करना हो तो वो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, और फिर उसके बाद उसको उसकी जगह पे पहुंचाना, ये गोल्जी का काम है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेटस, कुछ केसेस में जो सिंपल शुगर है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल दिया जाता है गोल्जी एपरेटस के अंदर ही। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, लाइसोसोम को भी ये बनाता है। तो कैमिलियो गोल्जी के बारे में दे रखा है कि ये कहाँ पैदा हुए थे, Cortino near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia and the Hospital of St. Metto. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of Chief Medical Officer at the hospital in the Chronicle Sick at Abbiategrasso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital which he had converted into laboratory. ओके, तो यहाँ पे इनके कामों के बारे में दे रखा है और लास्ट में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में इनके काम के लिए। लाइसोसोम, structurally lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, ये एंजाइम RER में बनते हैं और फिर लाइसोसोम में पहुंचा दिए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो है सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब जितने भी कचरा है उसको डिस्पोज करने का काम लाइसोसोम करता है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles. जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको भी साफ करता है और जो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खराब हो चुके हैं उसको भी लाइसोसोम साफ कर देता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as old organelles end up in lysosomes which break complex substances into simpler substance. और लाइसोसोम क्या करता है, जितने फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया जो कुछ भी होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है अपने अंदर डाइजेस्ट करके। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic enzymes organic material. लाइसोसोम के अंदर इतने ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सबको डाइजेस्ट कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cells. जो लाइसोसोम है अगर सेलुलर डैमेज हो गया, सेल के अंदर किसी तरीके का नुकसान पहुंच रहा है तो लाइसोसोम फट जाता है और उस सेल को गला देता है। Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. और इसलिए जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सेल का सुसाइड बैग। तो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया are known as the powerhouse of the cell.